आज हम लोग देखेंगे सरफेस केमिस्ट्री का अगला भाग है ना, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कैटालिसिस। करेक्ट। एक्चुअली ये कैटालिसिस का थोड़ा बहुत प्रोसेस आपने इसमें भी देख लिया था केमिकल काइनेटिक्स पार्ट में, है ना। तो यहाँ पर हम उसको और डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर हम केमिकल कैटलिस्ट के साथ साथ जो है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के बारे में भी देखेंगे। करेक्ट। तो जैसे कैटालिसिस वर्ड आता है, तो जैसे एक सिंपल सा रिएक्शन मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है। जैसे ये रिएक्शन आप एक बार और भी देख चुके होंगे कि सडन हीटिंग कंडीशन में, हीटिंग कौन सा हीटिंग है, ये स्ट्रांगली, है ना, स्ट्रांगली हीट किया आपने इसको, तो ये डिकम्पोज करेगा। ये डिकम्पोज करने के बाद ये बनेगा। करेक्ट। ठीक है। सो ये प्रोसेस क्या होता है, वेरी स्लो, है ना, बहुत ही स्लो में ये प्रोसेस जाता है। लेकिन यही चीज़ को अगर हम फास्ट कराना है, इस पोटेशियम क्लोरेट को अगर हमको फास्ट रिएक्शन कराना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, कोई फॉरेन पार्टिकल डालेंगे, है ना, कोई फॉरेन पार्टिकल डालेंगे। फॉरेन पार्टिकल यहाँ सच एज, यहाँ पर मैंने क्या किया, MnO2 डाला, है ना, मैग्नीज डाइऑक्साइड जैसे ही डाला, ये डिकम्पोजिशन जो है ये हो रहा है। अब यहाँ स्ट्रांगली हीट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप अप्रॉक्सीमेटली 653 से 873 केल्विन हीट देंगे। सॉरी, इतना भी नहीं चाहिए होगा, ये आपको 473 से 633 केल्विन हीट भी अगर आप देंगे तो ये रिएक्शन क्या होगा, हो जाएगा। और यहाँ स्लो हो रहा था, ये अब क्या हो जाएगा, फास्टर रिएक्शन होगा। करेक्ट। ये रिएक्शन फास्टर होगा। तो ये जो मैंने फॉरेन पार्टिकल यहाँ डाला, MnO2 जो डाला, ये क्या है, फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन सब्सटेंस या फॉरेन केमिकल सब्सटेंस बोल सकते हैं। जो भी मैंने डाला, ये क्या क्या इस रिएक्शन को एक्सेलरेट, है ना, फास्ट होने के लिए हेल्प किया। तो इसी को हम क्या कहेंगे, इस फॉरेन पार्टिकल का जो है नाम हमने क्या दिया, कैटलिस्ट। एक्चुअली हमने नहीं, ये नाम पहले सबसे पहली बार किसने दिया था, बहुत नोन पर्सन है, बर्जेलियस, है ना, इन 1835, है ना, बर्जेलियस ने इन 1835 में ये फॉरेन पार्टिकल जो है, जो कि हमेशा एक्सेलरेट करा रहा है कोई भी रिएक्शन को, तो उसके लिए इन्होंने ये नाम कैटलिस्ट का दिया, है ना। कैटलिस्ट आपने इधर उधर बहुत जगह सुना होगा। कैटलिस्ट का मतलब ही है कि किसी रिएक्शन को एक्सेलरेट करना, किसी चीज़ को एक्सेलरेट करना। अब ज़रूरी नहीं कि हमेशा एक्सेलरेट ही करे, है ना। तो इसमें होता है, जैसे टर्म है, ये टर्म सब आपने देख लिया है, फिर एक बार रिवीजन के पर्पस में जो है हम डाल देते हैं। जैसे प्रोमोटर्स है एंड पॉइजन्स, है ना। तो पॉइजन्स वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं कैटालिसिस टर्म में, कि जिसको क्या करता है, डिक्रीज करता है ना, डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, है ना। ये कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज करता है। प्रोमोटर्स का काम क्या है, जो कैटलिस्ट तो काम कर ही रहा है, अब हम क्या करेंगे, कैटलिस्ट के साथ साथ जो है हम उसको और भी ज़्यादा जो है इन्हांस करना चाहेंगे अगर उसके रिएक्शन को, तो हमने उसमें क्या करेंगे, हम लोग प्रोमोटर्स डालेंगे, है ना। तो ये क्या करता है, ये इन्हेंस करता है आपका, इन्हेंस द एक्टिविटी ऑफ ए कैटलिस्ट। ठीक है। अब देखते हैं ये जो कैटलिस्ट है, इसको हम क्या कर सकते हैं, कैटलिस्ट को दो भाग में बांटेंगे, है ना। दो भाग में क्या क्या है, एक हो जाएगा आपका होमोजीनस कैटलिस्ट कैटालिसिस, और दूसरा क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, है ना। तो होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस क्या है, होमोजेनियस में क्या होता है, आप जनरली ज़्यादा कुछ डिफर नहीं करता। ये होमोजेनियस का मतलब होता है कि जो आपने फॉरेन पार्टिकल डाला, मतलब जो आपने कैटालिस्ट डाला, वो और जो रिएक्शन मीडिया है, दोनों जो है सेम फिजिकल स्टेट में रहेगा, है ना। अगर रिएक्शन मीडिया आपका लिक्विड है तो कैटालिस्ट भी लिक्विड रहेगा, अगर रिएक्शन मीडिया आपका गैस है तो कैटालिस्ट भी गैसियस फॉर्म में होगा, है ना। तो इस तरह से जो है हम लोग इसको होमोजेनियस कैटालिसिस में रखते हैं। ठीक है, मतलब कि जब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों ही सेम फेज में रहे, है ना, रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट सेम फेज में रहे, है ना, रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट दोनों ही सेम फेज में रहे, तो इसको हम लोग कहते हैं होमोजेनियस कैटलिस्ट। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, है ना, सम एग्जांपल्स। पहला जैसे है आपका, ये देखिए गैसेस फेज में है SO2, ऑक्सीजन भी गैसेस फेज में है, और हमने इसमें कैटलिस्ट भी डाला जो
वो भी आपको जो है गैसेस फेज में ही है ना, गैसेस फेज में ही है, और ये कैटलिस्ट होकर के आपका रिएक्शन पूरा हो गया। ठीक है, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, ये आपका क्या हो रहा है, ये भी गैसेस फॉर्म में है जो फॉरेन पार्टिकल है या जो कैटलिस्ट है, और आपका रिएक्टेंट मीडिया भी गैसेस फॉर्म में है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग, जो कैटालिसिस है का प्रोसेस हो रहा है, इसमें होमोजेनियस कैटालिसिस होता है ना, कैटलिस्ट इसको कहेंगे, और जो ये प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है इस प्रोसेस को हम लोग कैटालिसिस करते हैं। करेक्ट। दूसरा एग्जांपल और भी है, जैसे आपका है हाइड्रोलिसिस करते हैं ना, इंस्टर हाइड्रोलिसिस, तो CH3 CO CH3 लिक्विड फॉर्म में है, H2O लिया लिक्विड फॉर्म में है। आप इसमें HCl डाल दीजिए, ये भी लिक्विड फॉर्म में ही है, तो क्या बन गया आपका COH प्लस COH, है ना, ये बन गया आपका। तो आपने एस्टर लिया, वाटर हाइड्रोलिसिस किया एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो ये भी आपका लिक्विड ही है, तो प्रोडक्ट है ना बना, तो ये लिक्विड स्टेट में है और ये भी आपका लिक्विड स्टेट में है रिएक्टेंट। तो ये होमोजेनियस कैटालिसिस का रिएक्शन है। इसी तरह से आप और भी देख सकते हैं ना, क्या कहते हैं, जो आपका ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता है ना, सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से, तो वो सब भी है। तो जितना एग्जांपल आप देखेंगे आप लिस्ट कर सकते हैं। करेक्ट, बहुत सारा एग्जांपल है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है आपका, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। करेक्ट, तो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में क्या है आपका, रिएक्टेंट और जो फॉरेन पार्टिकल है, मतलब जो कैटलिस्ट है, वो दोनों डिफरेंट फेज में रहेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट सेम फेज में नहीं रहेगा, है ना। तो ये डिफरेंट फिजिकल स्टेट में रहेगा ना, डिफरेंट फिजिकल स्टेट में रहेगा। करेक्ट, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं, तो जैसे आप सल्फर डाइऑक्साइड ले लिए, गैसेस फेज में है। करेक्ट, इसको हमने प्लेटिनम पाउडर है ना डाला, तो क्या बन गया, SO3 गैसेस। तो आपने गैसेस फॉर्म का रिएक्टेंट लिया, और फॉरेन पार्टिकल जो कैटलिस्ट है वो आपने सॉलिड लिया और रिएक्शन को कैरी कराया। तो ये जो कैटलिस्ट है ये आपका इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, इसके फिजिकल स्टेट के साथ मैच नहीं कर रहा है, रिएक्टेंट के साथ। तो हम इस तरह के प्रोसेस को क्या कहेंगे, मतलब जो इस तरह के कैटालिसिस प्रोसेस को क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। ओके, और दूसरा एग्जांपल है आपका, नाइट्रोजन गैसेस फॉर्म में है, हाइड्रोजन भी गैसेस फॉर्म में, इसमें हमने आयरन डाला, है ना, और ये अमोनिया बना। ये कौन सा प्रोसेस है आपका, ये हेबर्स प्रोसेस है। करेक्ट, जिसमें हमने अमोनिया को सिंथेसाइज करते हैं जिसमें। तो यहाँ पर भी देखिए रिएक्टेंट गैसेस फॉर्म में है, और आपका जो आयरन है कैटलिस्ट है वो आपका सॉलिड फॉर्म में है। करेक्ट, तो दोनों अलग अलग फेज में है, जिसके कारण क्या है, ये आपका हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में आता है। करेक्ट, इस तरह का और भी एग्जांपल है। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, बाकी आपको और भी एग्जांपल्स मिल जाएंगे। जैसे नॉर्मल आपका क्या है, वेजिटेबल ऑयल्स हैं, है ना, ये लिक्विड स्टेट में है, इसमें H2 गैस आपने डाला, ठीक है, इसमें निकल पाउडर आपने डाला, है ना। सो ये आपका क्या बन जाता है, वेजिटेबल घी, है ना। सो ये बन गया आपका। तो इसमें आपने क्या किया, निकल कैटलिस्ट लिया, ये सॉलिड फॉर्म में है, और आपका रिएजेंट जो है, मतलब रिएक्टेंट जो है वो लिक्विड फॉर्म में है ना। निकल और हाइड्रोजन पे एब्जॉर्ब कराते हैं निकल सरफेस पे, उसके बाद फिर इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं। करेक्ट, तो यहाँ पर ये डिफरेंट डिफरेंट फेज के लिए ये हम लोग हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में रखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है एक्टिविटी देखते हैं, क्या होता है एक्टिविटी। ठीक है, तो एक्टिविटी कैटलिस्ट का किस पे डिपेंड करता है ना, एक्टिविटी डिपेंड्स किस में करता है आपका, डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ केमिज ऑप्शन, है ना। केमिज ऑप्शन जितना रहेगा, मतलब केमिज ऑप्शन का स्ट्रेंथ जो रहेगा, कैटलिस्ट उतना ही अच्छा काम करेगा, क्योंकि ये सरफेस फिनोमेना है ना कैटलिस्ट, ये तो उसके रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, ये जस्ट एक सरफेस फिनोमेना है। तो जितना अच्छा ये उस सरफेस में जाके एब्जॉर्ब होगा और उसके साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, वो उतना ही अच्छा प्रोडक्ट देगा। करेक्ट, तो इसीलिए यहाँ पर इस केमिज ऑप्शन स्ट्रांगली होना चाहिए, तभी ये आपका अच्छा काम करेगा, है ना। मतलब ये आपका सरफेस पे जो है स्ट्रांगली एब्जॉर्ब होना चाहिए, है ना। तो आप कह सकते हैं एब्जॉर्ब्ड स्ट्रांगली ऑन द सरफेस, ठीक है।
कैटलिस्ट के सरफेस पे। उसके बाद फिर क्या है, ये थोड़ा सा स्पेस भी दे, ये जो आप कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं ये आपका थोड़ा सा स्पेस भी प्रोवाइड करे जहाँ रिएक्टेंट भी आ सके। अगर रिएक्टेंट वहाँ पे नहीं आएगा तो क्या होगा, वो उसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा। आप सरफेस पे तो हाइड्रोजन को एडजॉर्ब, मान लेते हैं सरफेस पे आपने हाइड्रोजन को एडजॉर्ब करा लिया, अब उसमें उसके पास कोई भी सरफेस नहीं बचा कि वेजिटेबल ऑयल वहाँ तक पहुँच पाए। अगर ये वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा तो रिएक्शन आगे नहीं हो पाएगा, करेक्ट। इसको वहाँ पहुँचना पड़ेगा, दोनों कोलाइड करेगा तभी रिएक्शन आगे फर्दर प्रोसीड होगा, है ना। तो स्पेस प्रोवाइड होना चाहिए रिएक्टेंट के लिए। रिएक्टेंट्स 2 लिख देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी आपका एक पार्टिकल के लिए तो है ना कैटलिस्ट में। तो दूसरा आपका रिएक्टेंट के लिए भी जो चाहिए वो अगर नहीं हो तो रिएक्शन आगे नहीं जाएगा, है ना। ठीक है। सो जनरली एक ये है, जैसे कि हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के लिए हम लिख देते हैं आपको। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में आप क्या देखते हैं, कैटालिटिक एक्टिविटी जो है इंक्रीज कर जाता है, इंक्रीज फ्रॉम ग्रुप 5 टू ग्रुप 11 मेटल्स, है ना। अगर ग्रुप 5 से ग्रुप 11 मेटल्स को आप कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ करते हैं तो आपका क्या होता है, ये एक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है ना। तो कहाँ से कहाँ तक है, वेनेडियम से कॉपर तक, करेक्ट। और सबसे ज़्यादा कैटालिटिक एक्टिविटी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में कौन सा होता है, मैक्सिमम किस में होता है, मैक्सिमम होता है आपका ग्रुप 7 to 9 एलिमेंट के साथ, है ना। तो इस 7 to 9 एलिमेंट्स में कौन कौन सा है आपका, मैंगनीज, आयरन और कोबाल्ट, ये तीनों ग्रुप का जो एलिमेंट है ये सबसे ज़्यादा हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में आपका एक्टिवली पार्टिसिपेट कराता है और ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन करवाता है ना। तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। आप नेक्स्ट क्या है आपका, सेलेक्टिविटी। वो तो आपने एक्टिविटी देख लिया है ना कि कैसे काम करता है कैटलिस्ट। अब सेलेक्टिविटी है ना, तो सेलेक्टिविटी क्या है, मतलब एबिलिटी टू डायरेक्ट ए रिएक्शन टू यील्ड ए पार्टिकुलर प्रोडक्ट, है ना। तो किस तरह के पार्टिकुलर रिएक्टेंट के साथ वो जा करके उसके सरफेस पे एडजॉर्ब होगा और फिर वो प्रोडक्ट देगा, है ना। तो आप लिख सकते हैं एबिलिटी टू डायरेक्ट ए रिएक्शन टू यील्ड ए पार्टिकुलर प्रोडक्ट, करेक्ट। सो सिंपल सा है, आप इसको जो है इस तरह से समझिए, है ना। आपका मान लेते हैं कि एक रिएक्शन है हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का, एक रिएक्शन है हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का, है ना। और हम इसमें क्या करेंगे, डिफरेंट कैटलिस्ट को यूज़ करेंगे, है ना। डिफरेंट कैटलिस्ट को यूज़ करेंगे और देखेंगे कि इसको कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट देखते हैं। यही सेलेक्टिविटी है ना, डिफरेंट कैटलिस्ट यूज़ किया, सेम रिएक्टेंट से डिफरेंट प्रोडक्ट मिला, तो ये सेलेक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब उस कैटलिस्ट का क्या एक्टिविटी है, उसको सरफेस प्रोवाइड करना चाहिए रिएक्टेंट के लिए, उसमें केमिकल ऑप्शन ज़्यादा होना चाहिए, है ना। वो आपका कौन सा एक्टिविटी ज़्यादा देता है कैटलिस्ट, वो है। लेकिन अब सेम कैटलिस्ट पे, है ना, सेलेक्टिविटी है, मतलब कैसे कौन कौन सा प्रोडक्ट देगा जैसे ही कैटलिस्ट चेंज करेंगे। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है हमारा सेम रहेगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 3H2 गैस लिया हमने, यहाँ पर निकल लिया, ये क्या बना देगा, मीथेन बना देगा, NH2, ठीक है। वही चीज़ सेम इस पे अगर हम डालेंगे आपका कॉपर ZNO, है ना, कॉपर ZNO, और इधर आपका क्रोमेट डालेंगे तो क्या बना देगा ये आपका, क्या बनाएगा, मेथेनॉल, है ना। मेथेनॉल बना देगा। वही कार्बन मोनोऑक्साइड को आप लीजिए और जो है उसमें आप हाइड्रोजन डालिए और सिंपल कॉपर लीजिए, क्या बनेगा ये, फॉर्मल्डिहाइड, करेक्ट। तो सिंपल आपने कॉपर लिया तो ये क्या बना दिया आपका, फॉर्मल्डिहाइड, है ना। अब ये तो हो गया आपका केमिकल कैटलिस्ट के बारे में। अब नेक्स्ट बचता जो है वो आपका एंजाइम कैटलिस्ट बचता है ना। तो एंजाइम कैटलिस्ट देखते हैं। एंजाइम कैटलिस्ट, है ना। सो ये एक्चुअली क्या है, नॉर्मल केमिकल कैटलिस्ट में तो आप देख सकते हैं कि उसका सरफेस एरिया, है ना, सब चीज़ देख सकते हैं आप।
मेड अप ऑफ, है ना, किस चीज़ से बना हुआ है, केमिकल कौन सा है, सारा चीज़ देख सकते हैं। लेकिन जो ये एंजाइम कैटलिस्ट है, इसमें क्या है, ये थोड़ा सा जो है आपका कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ना। ये क्या होता है जनरली, ये आपका कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है। ठीक है, तो ये आपको मिलता कहाँ से है, ये मिलता है आपको या तो लिविंग प्लांट्स या एनिमल से ही मिलेगा, है ना। तो ये सोर्स क्या है इसका, इसका सोर्स है आपका लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल, या फिर लिविंग बॉडी आप लिख सकते हैं। लिविंग बॉडी, कोई भी लिविंग बॉडी हो, है ना, इससे आप सोर्स कर सकते हैं एंजाइम का, है ना। ये एक्चुअली क्या है, किससे बना हुआ होता है, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है ना, प्रोटीन से बना हुआ होता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है। और इसका जो मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास जो है वो वेरी हाई होता है ना। ठीक है, और अगर इसको आप वाटर में डालेंगे, है ना, अगर वाटर में डालेंगे तो ये क्या बना देगा आपका कोलोइडल सॉल्यूशन, है ना। कोलोइडल सॉल्यूशन क्या है, हम लोग आगे वाले पार्ट में देखेंगे, है ना। तो ये कोलोइडल सॉल्यूशन बना देगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल कैटालिसिस या कैटालिस्ट नहीं बोलेंगे, इसको बायोकेमिकल कैटालिस्ट बोलेंगे, है ना, क्योंकि एज इट इज सोर्स्ड बाय लिविंग बॉडी, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, बायो केमिकल कैटलिस्ट, है ना, बायोकेमिकल कैटलिस्ट बोलेंगे। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं कि कैसे होगा। और ये हमारे बॉडी में भी इसी तरह चलता है, जैसे आप कुछ खाते हैं, उसके बाद मान लेते हैं कि कोई मीठा या फिर चीनी को ही मुंह में रखेंगे, थोड़ी देर के बाद वो आपको खट्टा लगने लगता है ना। तो जो हमारे मुंह पे ही एमाइलेज जो एंजाइम है उसको कैटलाइज कर देता है ना, तो जिसके कारण जो है आपको थोड़ा सा खट्टा लगने लगता है ना। तो जैसे आप यहाँ पर लीजिए इन्वर्शन ऑफ कैन शुगर, है ना। तो कैन शुगर में क्या होगा आपका, कुछ फॉर्म में लीजिए कैन शुगर H2O, आप इसमें एंजाइम कौन सा डालेंगे, इन्वर्टेज। यहाँ एंजाइम का नाम ज़्यादा याद करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो प्रोसेस है वही एंजाइम का नाम होता है। जहाँ यहाँ पर देखिए प्रोसेस क्या है, यहाँ इन्वर्जन हो रहा है, करेक्ट। तो इन्वर्जन हो रहा है, तो ये आपका कैटलिस्ट कौन सा हो गया, आपका इन्वर्टेज, है ना। इन्वर्जन हो रहा है तो कैटलिस्ट आपका इन्वर्टेज है। तो ये क्या बनाएगा आपका, ये बनाएगा आपका ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ये दो चीज़ देखा है, इन्वर्टेज। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज टू इथाइल अल्कोहल, है ना। ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल बनाते हैं। तो इसमें हमने क्या क्या लिया, C6H12O6, है ना, एक्वस फॉर्म में, ये ग्लूकोज है, इसको लिया। इसमें कौन सा डाला हमने, जाइमेज। ठीक है, तो ये क्या बना देगा, 2H5OH एक्वस फॉर्म में, और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, है ना। तो ये आपका क्या बन गया, इथेनॉल बन गया, करेक्ट। ठीक है, तो इसी तरह से और भी है, जो कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज है, कन्वर्जन ऑफ माल्टोज इनटू ग्लूकोज है। तो अलग अलग जो एंजाइम है अलग अलग प्रोसेस में यूज़ होता है ना। तो ये एंजाइम कैटालिसिस में आता है। और इसका मैकेनिज्म जो है, इसका मैकेनिज्म जो है प्रोबेबली जो है, हम लोग आपके घर में जैसे लॉक है, तो हर लॉक के लिए अलग अलग चाबी होता है। अब एक लॉक है, आप डिफरेंट डिफरेंट चाबी से उसको नहीं खोल सकते हैं, या एक चाबी से डिफरेंट डिफरेंट लॉक को नहीं खोल सकते हैं। इसी तरह प्रोसेस से जो है एंजाइम जो है, एक एंजाइम को से जो है आप पार्टिकुलरली एक ही तरह के रिएक्शन को कैटलिस्ट कर सकते हैं ना। लेकिन जो केमिकली कैटलिस्ट है उसको आप एक से ज़्यादा रिएक्शन के लिए भी कैटलिसिस के रूप में यूज़ कर सकते हैं, कैटलिसिस प्रोसेस में यूज़ कर सकते हैं, है ना, केमिकल कैटलिस्ट को। लेकिन बायोकेमिकल जो कैटलिस्ट है इसको आप जो है यूज़ नहीं कर सकते हैं, है ना। इसके लिए अलग अलग क्या कहते हैं, रिएक्शन के लिए अलग अलग एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, इस मैकेनिज्म में अगर हम देखेंगे तो हर एंजाइम का क्या होता है ना। अगर ये एंजाइम इस तरह है तो दूसरा एंजाइम किस तरह होगा,
इस तरह होगा, है ना। तो सबका अपना अपना एक्टिव साइट होता है ना। कैविटीज प्रेजेंट होता है, जैसे ये कैविटी है ना, उसके सरफेस पे, है ना, एंजाइम के। तो ये कैविटीज क्या है, ये कैविटीज को हम लोग क्या कहते हैं, इस कैविटीज को एक्टिव ग्रुप इसमें लगा हुआ रहता है ना। ये कैविटीज में एक्टिव ग्रुप लगा हुआ रहता है। कोई कैविटीज इस तरह होता है, इस तरह होता है। तो ये सब क्या है, आपका एक्टिव ग्रुप लगा हुआ रहता है। जैसे कि आपका एक्टिव ग्रुप क्या है आपका, जैसे कि NH2 लगा हुआ रहेगा, है ना, COH लगा हुआ रहेगा, SH लगा हुआ रहेगा, OH लगा हुआ, इस तरह का ग्रुप्स लगा हुआ रहता है। और पार्टिकुलर टाइप का जो मॉलिक्यूल है, उसके बेस्ड ऑन उसके हिस्टोकेमिस्ट्री, ऑप्टिकल एक्टिविटी, वो जा करके यहाँ पर अटैक करता है और इसके साथ बॉन्ड बनाता है, एक वीक बॉन्ड बनाता है। उसके बाद फिर क्या होता है, जिसको हम लोग केमिजॉर्प्शन प्रोसेस बोलते हैं। केमिजॉर्प्शन होता है, उसके बाद फिर डिजॉर्प्शन होता है, मतलब जैसे प्रोडक्ट बन जाता है फिर बाहर निकल के चला जाता है, करेक्ट। तो ये एक्टिव साइट्स प्रेजेंट रहते हैं एंजाइम में, इसीलिए ये क्या होता है, इसको मोर बहुत ज़्यादा जो है स्पेसिफिक बनाता है किसी पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए। तो एक एंजाइम से आप डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन नहीं करा सकते हैं, है ना। ये बिल्कुल आपका की लॉक मॉडल पे काम करता है ना, बिल्कुल की लॉक मॉडल पे काम करता है। सो ये 2 स्टेप पे काम करता है। पहला स्टेप क्या है आपका, ये सबसे पहले क्या करता है, आपका एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, या फिर इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। फिर क्या होता है, यही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है आपका, डिकम्पोज होता है और एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बन जाता है। तो एंजाइम जैसा था वैसा ही रह जाता है और ये आपका प्रोडक्ट बन जाता है जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग जो है कोलाइड्स पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।